चलिए पहला लिखेंगे, उसी के आगे हेडिंग तो लिख ही चुके हैं, पहला लिखेंगे बृहद। आवाज तो क्लियर है ना आज? ठीक ठीक। बृहद रूपांतरण, ठीक है, बृहद रूपांतरण। बृहद रूपांतरण में पहले लिखेंगे कुल छंद, सॉरी कुल छंद। कुल छंद कितने हैं? तो 16,306, 16,306 छंद है। सर इसको रूपांतरण भी कहेंगे, संस्करण भी कहेंगे? हाँ, रूपांतरण या संस्करण दोनों नाम आप लिख करके लिख सकते हैं। मैंने तो लिखवाया था ना, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण या रूपांतरण ऐसे करके लिखाया है, ठीक है। हाँ, तो उसको रूपांतरण भी कह सकते हैं और संस्करण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुल सर्ग 69, 69 समय लिखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग, तो सर्ग को समय कहा गया है, ठीक है। इसी के नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे यह प्रति उदयपुर, उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। यह प्रति उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। ये मोस्ट है और यही वाली जो है आपको याद भी रखना है। एक मिनट कर, हम थोड़ा कर लें। हाँ, मोस्ट है ये, बृहद रूपांतरण। कुल छंद जो है 16,306 है और कुल सर्ग जो है 69, ठीक है, जिसको समय कहा जाता है। नीचे लिखेंगे यह प्रति उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई है। इसका प्रकाशन, इसका प्रकाशन किसने किया, यानी इसे प्रकाशित कौन कराया या किसने किया, कौन सी संस्था ने किया, तो ये चीजें लिखिए। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी, इसका प्रचारक, इसका प्रकाशन लिखेंगे, प्रचार नहीं, प्रकाशन नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी से हो चुका है। तो इसका प्रकाशन किसके माध्यम से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है। ये इसकी प्रति कहाँ पे सुरक्षित रखी गई है? तो उदयपुर संग्रहालय में रखी गई है। अब बाकी सभी बीकानेर बता देंगे, बाकी सभी के लिए क्या कर देंगे, बीकानेर बता देंगे। जो बड़ा वाला है वो समझ लीजिए बीकानेर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो जगह छोटी पड़ गई होगी, दिमाग में बैठा लीजिए। तो बड़ा वाला कहाँ रखा जाएगा? उदयपुर में, ठीक है। तो ये बृहद मतलब बड़ा वाला जो रूपांतरण या संस्करण है जिसमें 69 समय है, बाकी में कम छंदों की संख्या भी कम होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा यही है। तो जो बड़ा है, अब पहले लिखा कैसे जाता था आपको पता होगा, कुछ पत्थरों पे लिखे जाते थे कुछ रचनाएं, तो पत्थर को कैसे संग्रहालय में रखेंगे? मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर, पता ना कितने पत्थरों पर लिखे हैं, बात समझ रहे हैं स्टोरी को। तो अब पत्थर को रखना भी तो समस्या बन जाती है, जगह नहीं चाहिए पत्थर को रखने के। कापी रहती तो पेज रहता है ऐसे बन करके, हाँ, तो थोड़ी जगह में हो जाता है। लेकिन पत्थर पे लिखी हुई चीजें कैसे संग्रहालय में वो भी सुरक्षित रखी जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ये भी है, तो ये पत्थर पे नहीं लिखी गई है, लेकिन ये जो है जैसे कपड़े पे लिखी गई है, बात समझ में? किस पे लिखी गई है? कपड़े पे। हाँ, बृहद रूपांतरण कपड़े पर लिखी गई, यानी 16,306 छंद है उसमें और 69 समय है। और यह प्रति जो है उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और नागरिक प्रचारी सभा द्वारा यह एक बार प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। चलिए बात करें दूसरे की, इसका नाम है मध्यम रूपांतरण।
मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण, ठीक है। इस मध्यम रूपांतरण को किसी ने ढूंढा है, तो यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए, खोजकर्ता, इसको किसने खोजा, खोजकर्ता मथुरा प्रसाद दीक्षित। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कल वाले पेपर में था, हमको बस यही एक क्वेश्चन डाउट था। जैसे वर्ग वैषम्य और आता है ना दलित चेतना, किसानी आंदोलन, ये प्रेमचंद की किस रचना में है? तो गोदान और प्रेमाश्रम दोनों है, तो किसमें लगाएंगे आंसर? वर्ग वैषम्य दे दिया, तो विशेषता ज्यादा आप देखेंगे तो इसमें गोदान के लिए है, ठीक है। हाँ प्रेमाश्रम को नहीं लगाएं। पर सर सब लोग कहते हैं कि पहली रचना पहले प्रेमाश्रम आई है और नहीं उसके बाद तो लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है। तो सबसे पहले की बात नहीं हुई ना, ज्यादा प्रभावित उससे कौन है, तो प्रेमाश्रम से ज्यादा प्रभावित, क्योंकि प्रेमाश्रम का विकसित रूप, समझ गए ना। तो यानी कि जब दोनों आ गया तो हम इसको देंगे ना, गोदान को ही तो बताएंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ा बहुत है और इसमें पूरा है। अच्छा, मतलब उसमें जो है थोड़ा बहुत झलक मिलती है, उसका पूरा विकसित रूप यहाँ गोदान में दिखाई दे देता है। तो हम गोदान को मानेंगे जब गोदान आ गया है तो, ठीक है। तो ये देखिए, खोजकर्ता मथुरा प्रसाद दीक्षित, कुल छंद, कुल छंद उसको आप गोदान ही करेंगे, ठीक है। कुल छंद जो है 7,000। अब देखिए वहां 16,306 था, यहाँ कितने छंद है, 7,000 छंद है, सीधे आधा हो गया लगभग, ठीक है। सर्ग पता नहीं है, सर्ग के बारे में नहीं लिखेंगे, छंद जान लीजिए 7,000 है। और खोजकर्ता इसको मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसको खोजा, ठीक है। मध्यम रूपांतरण को एक छोटा सा मतलब उसी का थोड़ा बहुत खंड मिल गया, तरल या मध्यम संस्करण कह दिया, उसी को सुधारे कौन, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने, उसमें 7,000 छंद मिले, ठीक है। लिखेंगे इसकी सुरक्षित है, तो लिखेंगे इसकी हस्तलिखित या इसकी प्रतियां जो भी है, इसकी हस्तलिखित प्रतियां, इसकी हस्तलिखित प्रतियां यानी हाथ से लिखी हुई, तो इसकी और ऊपर वाले की भी हाथ से लिखी हुई, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, वहां लिखा नहीं गया तो इससे मत समझिए कि नहीं हस्तलिखित है कि क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी प्रति बीकानेर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अब लिख लिए तो ऐसे लिखिए, इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर, कहां पर, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर मिठाई वाला, ठीक है। कोचिंग के नीचे जो है बीकानेर मिठाई वाला है, राजस्थान में है। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में, मारवाड़ी भाषा इसमें बोली जाती है। हर अबोहर भी एक राजस्थान में ही है, ठीक है। तो बीकानेर एवं अबोहर में, पहले इसको लिखिए, इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में रखी गई हैं, ठीक है, के संग्रहालय में रखी गई है, ऐसे कर लीजिए। तो बीकानेर, बीकानेर संग्रहालय है, उदयपुर संग्रहालय है, अबोहर संग्रहालय है, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसका जो संस्करण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, तो एक उदयपुर में रखा गया, बीकानेर में रखा गया, दूसरा अबोहर में भी रखा गया, ठीक है। तो बीकानेर में ज्यादा है, इतना लिखना था। आगे देखें, लघु रूपांतरण, लघु रूपांतरण, तो जो लघु रूपांतरण है इसमें कुल छंदों की अगर बात किया जाए
कुल छंद कितने हैं, तो फिर आधा हो जाएगा लगभग, तो 3500। तो कितने कुल छंद 3500। अगर कुल सर्ग की बात करें, यहाँ पे सर्ग है, तो कुल सर्ग की बात करें तो 19 है। कुल सर्ग कितने हैं, 19 है। इसमें सर्ग पता है, लघु रूपांतरण है मतलब उससे छोटा है, ठीक है। इसमें 3500 छंद है। नीचे लिखेंगे, इसमें सर्ग को समय नहीं कहा गया है, ठीक है। समय नहीं, इसमें समय भी कहा गया है, लेकिन समय के अलावा भी कुछ कहा गया है, तो इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे, इसमें सर्ग को, यहाँ नीचे लिखिए, इसमें सर्ग को कहीं समय को नोटेट कर लीजिए। कहीं समय तो कहीं प्रस्ताव कहा गया है। इसमें सर्ग को कहीं समय तो कहीं प्रस्ताव कहा गया है, ठीक है। तो किसमें, लघु रूपांतरण में जो सर्ग है उसको समय भी कहा गया है और कहीं कहीं प्रस्ताव भी कहा गया है, ठीक है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां ये कहाँ सुरक्षित है, तो इसको लिख लीजिए। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के सुरक्षित है। बात करें लघुत्तम रूपांतरण, ठीक है। लघुत्तम रूपांतरण, इसमें जो कुल छंद है, इसमें कुल छंद जो है 1300 है, ठीक है। कितने हैं, 1300 है। इसके अध्यायों को लिखिए, इसके अध्यायों को कोष्ठ में सर्ग लिख लीजिए, सर्ग को। इसमें अध्याय मतलब सर्ग, या इसमें सर्ग को जैसे भी लिखना चाहे, ठीक है। इसमें अध्यायों को खंड कहा गया है। क्या कहा गया है, खंड कहा गया है, ठीक है। सर्ग नहीं कहा है, खंड कहा है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, बीकानेर के। स्पेस दे के लिखेंगे, नीचे लाइन छोड़ करके लिखेंगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा माता प्रसाद गुप्त माता प्रसाद गुप्त ने लघुत्तम रूपांतरण को लघुत्तम रूपांतरण को ही मूल पृथ्वीराज रासो माना है। क्या माना है, मूल पृथ्वीराज रासो माना है। मूल मतलब जान रहे हैं ना, जड़ या वास्तविक, ठीक है।
तो मूल पृथ्वीराज रासो माना है। इसका संपादन प्रश्न बन सकता है कि लघुत्तम रूपांतरण का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है। यही यहाँ देखिए, माता प्रसाद गुप्त ने किया है। संपादन मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि उस समय की जो रचनाएं हैं ऐसे लिख दी गई और उस समय ना प्रिंटिंग मशीन थी ना कुछ था कि उसको सुरक्षित रखा जाए, या ना नेट था कि लिख करके उसको जो है कहीं पोस्ट कर दिया जाए, कपड़े पे लिखाई हो जाती थी। तो उसका जो है संपादन, उसको पढ़े, उसको इकट्ठा किए, फिर उसको जो है कहीं छापे, ठीक है, और एक उसको रचना बनाए। तो जो ऐसा करता है, लिखी तो पहले जा चुकी है लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसको किसी बुक में जो है उसकी छपाई कर देना, ठीक है, संपादन का कार्य कर है वो। तो वो किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। अब आपसे प्रश्न ये बने, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो क्या बताएंगे? खंड बताएंगे, प्रस्ताव बताएंगे, या समय बताएंगे, या प्रकाश बताएंगे? क्या बताएंगे? सर समय। हाँ, तो समय ही आपको हमेशा समय बताना है, ठीक है, क्योंकि अंतरण को ही काशी नागरी प्रचारी सभा काशी ही मेन मानी जाती है। माता तो प्रसाद गुप्त भले ही से बोलेंगे। सर संपादन क्या बताए हैं, सुनाई नहीं पड़ा, आवाज नहीं है। अच्छा, ये मैंने कहा कि जो संपादन होता है, मतलब कोई चीज रचना जो है पहले लिख दी गई है किसी के द्वारा, अब उस समय सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है कि उसको जो है सुरक्षित रखा जाए, या कुछ पेज गायब है, फट गए, उड़ गए, लेखक होते हैं वो उसे देखते हैं, ढूंढते हैं, मान लो उनकी नजर पड़ गई उस बुक पर, पढ़ा, उसको समझा, फिर उसको जो बढ़िया से उसको, तो वही संपादन कार्य कहलाता है। संपादन हो गया उसको ठीक है, तो क्या कर देना, व्यवस्थित कर देना। आगे लिखेंगे, जब पृथ्वीराज रासो जब लिखी गई, सारी चीजें हो गया, इसमें एक और विवाद उठा था कि ये रचना जो है प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। तो उसको प्रामाणिकता को लेकर के विवाद हुआ। तो इसमें लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर क्या हुआ? प्रश्न। नीचे लिखेंगे, उसी में ये हेडिंग टाइप हो गया, उसमें नीचे लिखिए, कर्नल जेम्स टाड। कर्नल जेम्स टाड, कर्नल ने पृथ्वीराज रासो के, इसमें लिखेंगे, टाड ने पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य पर पर रीझ कर, मतलब क्या होता है बताएंगे? खुश हो जाना या हाँ, आकर्षित बहुत हो लोग जाना। कहेंगे गुस्सा होकर, गुस्सा नहीं है ये, ठीक है,
रिझना, रिझना का मतलब होता है प्रसन्नित होना, आकृष्ट होना। तो ये रीझ कर इसके इसके बृहत इसके बृहत रूपांतरण का अंग्रेजी में सांगोपेता सांगोपेता नेम सांगोपेता ने से रूपांतरित किया। अब इसको क्या किया, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट दिया। कौन? कर्नल जेम्स टॉड ने। क्या नाम दिया? पृथ्वीराज रासो नाम दिया, बल्कि नाम क्या दिया? सांगोपेता नाम। तो सांगोपेता नाम किसके नाम पर दिया? संयोक्ता जो थी ना, उसी के नाम पे इसने लिख दिया, सांगोपेता नेम। और उन्होंने अंग्रेजी में रूपांतरण कर लिए। तो अंग्रेजी सांगोपेता नेम से रूपांतरित किया। तथा 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 इसका प्रकाशन द रॉयल लिख रहा हूं मैं, द रॉयल, ये क्या है ध्वनि में? रॉयल सोसाइटी देखिए, द रॉयल एसोसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहीं से कर्नल जेम्स टॉड। इसका बृहत रूपांतरण का अंग्रेजी में रूपांतरित किया तथा इस एसोसियाटिक सोसाइटी से आरंभ करवाया। ठीक है, आरंभ करवाया। अब आरंभ हो चुका है, प्रकाशन शुरू हो गया था। ठीक है, लो, अच्छा नहीं, क्लास, ये ठीक ठीक, ओके। नहीं, आज जो है हम थोड़ा एक निमंत्रण था, आने में वहां से जो हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये प्रकाशन शुरू हो गया उसी समय, जब लिखे कहेंगे तब लिखेंगे, जब ये प्रकाश जो है, बुलर को एक रचना मिल गई। डॉक्टर बुलर जो हैं, उनको एक रचना मिल। अब रचना कौन सी मिल गई? हाँ, रचना कौन सी मिल गई? नगर यानी जम्मू कश्मीर के कवि हैं जयानक। कश्मीर के एक कवि थे जयानक। हाँ, शायर विजय।
तो पृथ्वीराज विजय एक रचना उनको मिल गई, किसको? बुलर को। वो इतिहास से जुड़ करके लिखी गई थी, इतिहास से जुड़ी हुई, मतलब इतिहास के जो घटनाएं इतिहास में जो जैसे घटी थी वैसे वैसे जो है पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान के दिखाई दी गई। और उनको उन्होंने, किसने? बुलर ने। और फिर देखा कि जो ये पृथ्वीराज जो छप रही है, जो पृथ्वीराज रासो है, उसमें डेट तो दिया हुआ है। और जब ये बातें उनको दिखाई दी तो उन्होंने कहा अप्रमाणिक है, ये जो है इतिहास से बिल्कुल है। और ये जाकर के वो जो प्रकाशन दिया, ठीक है, वही चीज आप लिखेंगे थोड़ा सा। प्रश्न से बनता है कि पृथ्वीराज रासो को ले अप्रमाणिक या प्रामाणिकता पर प्रश्न किसने लगा? तो आप क्या जवाब देंगे? लिखिए आगे। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं रहे? बोल। ठीक है, मैसेज कर रहा है ना सर, फोन भी कर रहे हैं। अब जो क्लास चल रही है तो डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें लिखना है आपको, इसका प्रकाशन एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से आरंभ इसी बीच, अब यहाँ से लिखिए, इसी बीच 1800 इसी बीच 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में डॉक्टर बुलर डॉक्टर बुलर को कश्मीर के डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय नामक रचना मिली। पृथ्वीराज विजय नामक रचना मिली। इस रचना में संयोगिता इस रचना में संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। इस रचना में संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था, ठीक है। जब संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान के गले में, यानी मूर्ति जो बनी हुई है उनकी, माला पहना देती है, तो राजा रुष्ट हो जाता है, राजा को नाराज हो जाते हैं और वो जो है जबरदस्ती करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। और तो उसी समय जो है संयुक्ता का हरण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चलता है कि वो तो मुझे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया है, ठीक है, और जो संयुक्ता है वो हमारे गले में जो है कि वरमाला डाल दी है, तो वो वहां पे आते हैं और संयुक्ता का हरण होता है, यानी संयुक्ता को ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो घटना पृथ्वीराज रासो में मिलती है, ये पृथ्वीराज विजय में नहीं था, ठीक है।
तो उसी का लिखेंगे। तो संयुक्ता हरण का चित्रण नहीं था, इसके आधार पर बुलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। इसके आधार पर बुलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया और प्रकाशन भी रुक गया। और प्रकाशन भी क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, प्रकाशन क्या हो गया? रुक गया। ये तो एक स्टोरी हो गई कि डॉक्टर बुलर मतलब सबसे पहले व्यक्ति हैं जो अप्रमाणिक घोषित करते हैं। उसके बाद जब ये इन्होंने शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं प्रमाणिक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं अप्रमाणिक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि न प्रमाणिक है न अप्रमाणिक है, ये ठीक बीचों बीच है यानी अर्ध प्रमाणिक है। तो कुछ लोगों ने झगड़ा निपटाने के लिए अर्ध प्रमाणिक भी कह दिया। बात समझ गए? क्योंकि दोनों चीजें मिलती हैं, कहीं घटनाएं असत्य है, कुछ घटनाएं सत्य हैं, तो इसीलिए कह दिया गया अर्ध प्रमाणिक है। ठीक है, तो अब यहाँ तो बस डॉक्टर बुलर से आपको देखना था। रचना पूछी जा सकती है, जैसे क्या पूछी जा सकती है? पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो जयानक की है। सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किसने किया पृथ्वीराज रासो को? तो डॉक्टर बुलर। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और एक चीज और कि पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किसने कराया? तो ये भी आपको जाना है, कर्नल जेम्स टॉड। अब देखेंगे कुछ लोग जो है इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो एक तो बुलर हो गए, तो बुलर का कौन कौन साथ दिया? कौन कौन लोग हैं जो बुलर के साथ खड़े हो गए? यानी अप्रमाणिक घोषित किसने लोगों ने कहा कि नहीं अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक है। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन लिखिए। पहला सिचुएशन लिखेंगे, अप्रमाणिक मानने वाले उन लोगों को लिखना है जो अप्रमाणिक मानते हैं। कौन से विद्वान हैं? अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे डॉक्टर बुलर। ये पहले हैं इसलिए इनको पहले लिखिए, डॉक्टर बुलर। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, एक तो शुक्ल जी को लिख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा कि पूरा ग्रंथ ही जाली है। इन्होंने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया यह पूरा ग्रंथ क्या है? जाली है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये आपको याद रहने चाहिए नाम, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ओझा। चौथा लिख सकते हैं कविराज श्यामल दास। तो ये भी इम्पोर्टेंस ये भी जानते रहिएगा, लेकिन इसमें दो ऊपर के तो बहुत इम्पोर्टेंस है। एक पांचवा नाम है जो इम्पोर्टेंस नहीं है, चलेगा, मुरारी दान, दिन नहीं दान, तो इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है,
तो ऊपर के ही इंपॉर्टेंस है। ये हो गए, इनको याद रखिए। ये माने क्या है? अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी और कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, तो क्या है? अप्रमाणिक है। कहते हैं कि नहीं प्रमाणिक है, तो यहां लिखेंगे प्रामाणिक मानने वाले। मानने वाले, प्रामाणिक मानने वाले, ये कौन कौन से हैं? प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे कर्नल जेम्स टॉड। ये प्रामाणिक मानते थे, तभी तो उसको छपवा रहे थे, जेम्स टॉड। दूसरा लिखेंगे श्याम सुंदर दास। ये उन्हीं को लिख रहे हैं जिन जहां से प्रश्न बने। श्याम सुंदर दास। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये प्रश्न बन, ये इंपॉर्टेंस है सब। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ग्रेयर्सन। दशरथ शर्मा। एक और लिख लीजिए उसमें, अप्रमाणिक मानने वाले में एक और नाम चाहिए 6 नंबर पर, ये भी इंपॉर्टेंस है। मोतीलाल मेनारी। मोतीलाल मेनारिया। इसमें और नाम लिखना चाहे तो हरिऔध को भी लिख सकते हैं, किसमें? प्रामाणिक मानने वाले में किसको किसको लिख सकते हैं? हरिऔध। हरिऔध मतलब कौन? और किसको लिख सकते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र को भी लिख सकते हैं। ये प्रामाणिक मानने वाले हो गए। ठीक है, अब मानते हैं और ना अप्रामाणिक मानते हैं, ऐसे कौन कौन है? तो ऐसे उनको तो पहले अर्ध प्रामाणिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन है? तो 3-4 लोग हैं, उनको देख लेते हैं। लिखेंगे अर्ध। अर्ध का मतलब कि आधा प्रामाणिक मानने वाले। लिखेंगे मुनिजिन विजय। ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बाद में लिख लेंगे। सुनीत कुमार चटर्जी। ये व्याकरण की भाषा के, इन्होंने भाषा में सुधार के लिए कुछ किया, काम किया था। बताएंगे कौन सा काम किया था? रोमन अंकों में लिखने के लिए कहा था। हाँ बिल्कुल,
अगर और चौथा जो है प्रसाद द्विवेदी, यही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। यही है, एक ये इंपॉर्टेंस है, इनको भी नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे द्विवेदी है ना, और यहीं पे कोष्टक में लिख लीजिए सर्वमान्य मत। मतलब इन्होंने क्या दिया, अर्ध प्रमाणिक। अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, या फिर इनमें नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रमाणिक है। हाँ, क्योंकि हजारी पर मत है वही सर्वमान्य मत है। ठीक है, तो अर्ध प्रमाणिक ये मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक बता देंगे। ठीक है, इसी में नीचे लिखेंगे मूलतः पृथ्वीराज रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन दिया था, उसी कथन को लिखना है। उसी कथन को क्या करना है, लिखना है। लिखिए, मूलतः पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में, सुख सुखी संवाद में लिखा गया था। मूलतः पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया था। जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलता है, जिन अंशों में, अंश मतलब भाग, जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलता है वे अंश प्रामाणिक हैं। वे अंश क्या हैं? प्रामाणिक हैं। वे अंश क्या हैं? प्रामाणिक हैं। तथा जिन अंशों में सुख सुखी संवाद नहीं मिलता, सुख सुखी संवाद नहीं मिलता, वे अंश प्रक्षिप्त, वे अंश प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त का कोष्टक में लिख लेंगे। बाद में किसी के द्वारा जोड़ा जाना, बाद में किसी के द्वारा जोड़ा जाना। ठीक है, या आप लिख कर, या अप्रमाणिक है। या अप्रमाणिक है। इस तरह से पृथ्वीराज रासो, इस तरह से पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक है। बताएंगे ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे लिख लेंगे, इस प्रकार पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक कृति है। लिखेंगे अर्ध प्रमाणिक।
इस तरह या इस प्रकार पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक कृति है। ये नंबर किसका है, कोई बताएगा? 63 93 15 69 76। ये किसी का है ग्रुप में? सर नहीं। अच्छा, ये किसी का नहीं है। किसी ने लिखा है सर क्या चल रहा है, मैं नया मोबाइल ली हूँ इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। सर किसी का फिर होगा, पता हाँ, जुड़ा नहीं इसमें हो। नाम तो, हाँ तो नाम, चलिए ठीक है, हम सोचे कोई ग्रुप से है और वो जो है चलिए देखना पड़ेगा, आगे लिखेंगे। अब इसको भाषा को लेकर के भी समस्या आ गई, अब तो इसके प्रामाणिकता पे समस्या बन गई। प्रामाणिकता का मतलब ये होता है, आखिर प्रश्न ये बनता है कि शुक्ल जी ने इसे कहा कि अप्रामाणिक है, फिर कहे कि महाकाव्य है, तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि महाकाव्य तक, तो देखिए वो लिखा तो गया था एक महाकाव्य ही था वो, ठीक है, लेकिन उसमें हुआ ये कि बाद के लोग जो है उसमें कुछ चीजें अपनी ओर से जोड़ करके उस रचना को थोड़ा कुछ गलत सही ऐड कर दिए, ठीक है, जो कि उसमें शायद न था पहले, फिर बाद में ऐड कर लिया गया किसी के द्वारा, तो इस प्रकार से जोड़ करके उसे अप्रमाणिक। समस्या हो रही है। आवाज क्लियर है? सर चली गई थी, अब आई है। अच्छा, मैं ठीक है देखता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या फिर होने लगी। मैं ये कह रहा था, अप्रमाणिक का मतलब यही होता है कि जैसे कोई रचना लिखी गई, अब वो कैसी लिखी गई उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाद में उसमें किसी ने छाड़ कर दिया, ठीक है, तो अब वो अशुद्ध हो गई ना, वो क्या हो जी। गई, अशुद्ध हो गई, अप्रमाणिक हो गई, लेकिन लिखा वो महाकाव्य ही गया था, और महाकाव्य है, था नहीं है, महाकाव्य है वो, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर दिया है, तो अब वो अप्रमाणिक हो गई, यानी अशुद्ध हो गई है, यानी किसी के दूसरे ने उसमें जो है हस्तक्षेप कर दिया है। बात समझ गए? यह बात कौन स्वीकार करता है? यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वीकार करते हैं, और इस बात को सभी लोग आंख, हाँ सर महाकाव्य कहा जाएगा पृथ्वीराज रासो को हम। हाँ, महाकाव्य कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा, ठीक है, महाकाव्य है। इसके जो है वास्तविकता में जो है छेड़छाड़ की गई है, यानी कि चंद्रबरदाई ने जो लिखा था मौलिक रूप से, उस चीज में किसी ने बाद में जो है छेड़छाड़ करके इसकी शुद्धता को भंग कर दिया है, ठीक है, कुछ चीजें नया ऐड कर दिया, कुछ चीजें उसमें से हटा दिया होगा, इस प्रकार से इसमें क्या हो गया है, अशुद्धता आ गई है, यानी अप्रमाणिकता आ गई है। प्रमाणिक का मतलब कि बिल्कुल पहले जैसे जैसे वो लिखा गया था उसी टाइप से होता तो प्रमाणिक कहते, और ऐसा ही सभी ग्रंथों के साथ हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे एक हेडिंग, पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रश्न, यानी भाषा को लेकर के भी प्रश्न उठा। लिखेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रश्न, लिखेंगे नीचे, पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर
विद्वानों में 3 मत हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर विद्वानों में कितने मत हैं? 3 मत हैं। पहला मत लिखेंगे, पहला मत में लिखेंगे अपभ्रंश मानने वाले विद्वान, यानी वे विद्वान जो पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या मानते हैं? अपभ्रंश भाषा मानते हैं। बात समझ गए? कौन कौन है, कौन कौन है जो अपभ्रंश मानता है? तो यहाँ लिखेंगे सुनीत कुमार चटर्जी, और कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं। मुनिजिन विजय, मुनिजिन विजय छोड़ दीजिए, 3 ही लिखिए। तो अपभ्रंश मानने वाले विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि अपभ्रंश में लिखा गया, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं अपभ्रंश में लिखा गया, मुनिजिन विजय भी कहते हैं अपभ्रंश में लिखा गया। ठीक है। दूसरा लिखेंगे पिंगल, पिंगल या मिश्रित ब्रजभाषा, ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले ईरान चंद्र शुक्ल, और यहाँ लिख लीजिए सर्वमान्य मत, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी की कोई रचना है, बताएंगे? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हाँ ठीक, उदय नारायण तिवारी। और धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा ने किस रचना का संपादन किया? हिंदी साहित्य का। हाँ, हिंदी साहित्य का। ठीक, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल हैं जिनके मत को सभी लोग मानते हैं, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, उदय नारायण तिवारी और धीरेन्द्र वर्मा। एक और लिखेंगे डिंगल, तीसरा। कुछ लोग डिंगल मानते हैं, डिंगल या मिश्रित ब्रजभाषा, इतना ही रहने दीजिए, डिंगल ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे? पहला, या डिंगल मानने वाले विद्वान, ऐसे बना लीजिए, डिंगल मानने वाले विद्वान। पहला अगर देखा जाए तो दशरथ ओझा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं इतना। ठीक है, पहला दूसरा को थोड़ा देख लीजिएगा। दशरथ ओझा,
यहाँ से थोड़ा चांस कम रहते हैं बनने के। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम बताएंगे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हाँ, मोतीलाल मिनारिया भी है। ठीक है, मोतीलाल मिनारिया भी है। अब एक हेडिंग लास्ट है, इसी को आपको लिखना है। पृथ्वी राज रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य। चलिए, तो यहाँ से तथ्य कुछ कथन वगैरह हम कल लिखेंगे। आज थोड़ा देख लेते हैं, क्या देखेंगे? आज जो है हम पेपर है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं।